हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो सभी एग्जामों में बार-बार पूछे जाते हैं। आगे होने वाले एग्जामों में ऐसे प्रश्नों को देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। यदि आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीईटी, जेल फरारी, रीड मेंस इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यदि आप इस तरह की क्लासें रेगुलर चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी क्लासें जल्दी से मिलती रहे। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ और धूलगढ़। क्या दे रखे हैं? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ और धूलगढ़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनारगढ़। किसे कहते हैं? जैसलमेर के किले को। अब जैसलमेर के किले के और भी उपनाम है, जैसे त्रिकूटगढ़। त्रिकूटगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये त्रिभुजाकार पहाड़ी पे बना हुआ है। साथ ही गोहर पहाड़ी पे होने के कारण इसे गोरगढ़, और राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणागढ़ भी कहते हैं, जैसाणागढ़। और बंगाली फिल्मकार थे सत्यजीत रे ने पीले पत्थर से बना होने के कारण इसे सोनार किला कहा। साथ ही सोनारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सोनारगढ़ का निर्माण करवाया था राव राव जैसल जैसल भाटी ने, राव जैसल भाटी ने। और अधिकांश निर्माण इसका किसने करवाया? इनके पुत्र थे एक शालिवाहन द्वितीय, जो कि सोनारगढ़ के किले का अधिकांश निर्माण करवाते हैं। साथ ही इस किले की बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलती है। क्या खूबियाँ हैं इसमें? जैसे कि इस किले के निर्माण में बिना चूने के सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख के निर्माण किया गया है। साथ ही विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। साथ ही दरवाजे और छत पर किसका लेप किया जाता है? गोमूत्र का। किसका? गोमूत्र का, क्योंकि इससे इसकी सुरक्षा होती है। साथ ही इस दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग में कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। तो यह था अपना जैसलमेर का किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो गया सोनारगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना चित्रांग मौर्य। ये चित्रांग मौर्य ने किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मेसा के पठार पे। कहाँ पे? मेसा के पठार पे, और गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर। और इसे हिंदू देवी देवताओं का कौन सा घर? अजायब घर भी कहते हैं। साथ ही इसे सभी प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। और इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किसके लिए कहा जाता है? ये चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है। और साथ ही इसकी एक और खूबी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, क्योंकि आचार्य शुक्र ने दुर्गों को 9 कोटियां में बांटा है। अब 9 कोटियों में बांटा है, जिसमें से धौन कोटि को छोड़कर से सभी कोटियों में इस दुर्ग को रखा जा सकता है। और ये धौन कोटि में क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि इसमें ये इस कोटि की होती है, जैसे मरुस्थल रेत के टीले से घिरा हुआ किला हो, उसे धौन दुर्ग कहते हैं। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बाकी 8 श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रखा जा सकता है। तो यह था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कौन करवाते हैं? चित्रांग मौर्य। तो चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग आमेर। तो कहाँ पे हो जाएगा विजय स्तंभ? कहाँ पर हो जाएगा? तो विजय स्तंभ तो राजस्थान में बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे पूछा है अपन को प्रथम। तो प्रथम कहाँ हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा अपना बयाना दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभी बयाना दुर्ग भरतपुर में जो विजय स्तंभ है, ये किसने लगवाया था? ये समुद्रगुप्त ने लगवाया था। समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ को लगवाया था। और एक क्वेश्चन बताना आप कमेंट में कि राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है, ये कमेंट में बताना है। साथ ही जो बयाना है, ये जो बयाना दुर्ग है, ये बयाना को प्राचीन काल में क्या क्या नाम से जानते थे? जैसे कि सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर और एक
श्रीपंत। ये श्रीपंत बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इनके प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? यानी एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और बप्पा रावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बप्पा रावल। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? यह करवाया था 734 ईस्वी सन में। और ये कहाँ पे करवाया था? ये उदयपुर में एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी। कौन सी पुरी? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी। और साथ ही ये जो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है, वहाँ पे पशुपत संप्रदाय यानी लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय से भी संबंधित है। साथ ही ये उदयपुर के राजाओं के कुल देवता कहलाते हैं। कौन? एकलिंग जी। तो ये थे एकलिंग जी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। कहाँ पे? कैलाशपुरी उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गेर, नेजा और हाथीमना। तो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो भीलों द्वारा किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना हाथीमना। कौन सा मना? हाथीमना। ये हाथीमना है, ये होली के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर। और इसे भील पुरुष जमीन पे बैठकर घुटने टेक कर तलवार घुमाते हुए करते हैं। कैसे करते हैं? भील पुरुष जमीन पर घुटने टेक कर तलवार घुमाते हुए इसको करते हैं। यानी ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो किनका है? ये भीलों का नृत्य है, जो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा हाथीमना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय नृत्य संबंधित है। राय नृत्य संबंधित है जसनाती, भील, मीणा और गरासिया। तो किससे हो जाएगा राय नृत्य संबंधित? ये हो जाएगा भीलों से। किनसे? भीलों से। किनका नृत्य? ये भीलों का। और इसको राय नृत्य को एक और दूसरे नाम से बोलते हैं। किस नाम से? गौरी। गौरी नाम से, यानी गौरी का ही नाम क्या है? राय। ये भीलों के द्वारा सावन भादों में, कब? सावन भादों में नृत्य नाटक यानी नृत्य करते हुए नाटक के रूप में किया जाता है। साथ ही में इसके मुख्य पात्र हैं राय, बूढ़िया और पूरिया। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये शिव पार्वती के प्रतीक है। कौन? बूढ़िया पूरिया किसके प्रतीक है? शिव पार्वती के। साथ ही ये मुकुटा प्रधान नृत्य है, यानी इसमें मुकुटा पहन के नृत्य किया जाता है। और ये क्या? इसमें प्रतीक किसके हैं? शिव पार्वती के। कौन? बूढ़िया पूरिया बहुत सी बार पूछा गया है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो गया कौन? भीलों का नृत्य है कौन? राय को क्या कहते हैं? गौरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल डोला उत्सव मनाया जाता है। ये फूल डोला उत्सव मनाया जाता है परनामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनेही पंत द्वारा और सत्यनाम पंत द्वारा। तो कौन से पंत द्वारा मनाया जाता है फूल डोला उत्सव? तो ये मनाया जाता है अपना राम सनेही पंत द्वारा। कौन से पंत द्वारा? राम सनेही पंत द्वारा। ये राम सनेही पंत की प्रधान पीठ कहाँ पे है? इनकी प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा। और इस प्रधान पीठ के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे रामचरण जी। और इनकी अन्य और शाखाएं, जैसे एक तो है रेण और एक है सिहतल और एक है खेड़पा। तो ये रेण वाली शाखा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दरियाऊ जी। और सिहतल शाखा के हरिराम दास जी और खेड़पा शाखा के संत रामदास जी, ये इनके संस्थापक हो जाएंगे। ये पूछी जाती है, ये शाखा पूछी जाती है, इनके संस्थापक पूछे जाते हैं। ये दरियाई जी और हरिराम जी और ये संत रामदास जी। ये रेण, सियातल, खेड़पा और ये शाहपुरा मुख्य प्रधान पीठ है इनकी, जिनके संस्थापक कौन है? रामचरण जी। साथ ही ये कब मनाया जाता है? ये फूल डोला उत्सव ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक, यानी पंचमी तक मनाया जाता है। यानी ये 5 दिन तक मनाया जाता है। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोला उत्सव राम सनेही पंत द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया राम सनेही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, जम्बो जी। ये तो शायद सभी को आता होगा। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे अपने जम्बो जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जम्बो जी। ये जम्बो जी का जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है पीपासर। ये पूछे जाते हैं। पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर। कहाँ पे पड़ता है? नागौर। और
इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक तथा गहला। दो नाम फेमस हैं इनके, जैसे पर्यावरण के लिए इन्होंने, पर्यावरण सुरक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहले ज़्यादा काम किया था, और गहला उपनाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन से नाथ, गोरखनाथ। और इन्होंने पुस्तकें लिखी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि जंब सागर, जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंबवाणी आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। साथ ही ये विश्नोई संप्रदाय है, ये विश्नोई संप्रदाय, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1485 ईस्वी में। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी, एक स्थान पड़ता है बीकानेर में, बीकानेर में एक स्थान पड़ता है समरातल, समरातल, समरातल दौरा। कौन सा दौरा, समरातल दौरा कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर में, जहाँ पे 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं, संत जम्बोजी। और इसमें कितने नियम होते हैं, इसमें 29 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 29 नियम। और इस 29 नियमों को मानने वाले को क्या कहते हैं, विश्नोई अनुयायी। तो ये था अपना विश्नोई संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा जम्बोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, चरणदासी, कौन सा दासी, चरणदासी संप्रदाय पूछा है। दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। इसकी प्रधान पीठ पूछा है अपन से, कौन से संप्रदाय की, चरणदासी संप्रदाय की। तो इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी दिल्ली। और इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे, चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी, चरणदास जी। ये चरणदास जी है, इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म होता है डेहरा। कहाँ पे, डेहरा। ये कहाँ पड़ता है, अलवर, डेहरा अलवर, जो कि इनकी मुख्य यानी मुख्य प्रमुख पीठ है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है, यानी इनकी समाधि स्थल कहाँ है, दिल्ली में। इसलिए इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे हो जाएगी, दिल्ली में। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे हो जाएगी, डेरा अलवर, क्योंकि इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ है। तो ये थे अपने चरणदास जी से संबंधित संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में। और साथ ही चरणदास जी है, इनसे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इन्होंने, इनके संप्रदाय की क्या विशेषता है, जैसे इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में ब्रह्मा की उपासना की है। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की है। तीसरी चीज है, तो ये संसार को असत्य, असार और मिथ्या मानते हैं, यानी संसार मिथ्यावादी है। तीसरी चीज, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, यानी भविष्य दृष्टा भी थे, यानी भविष्य की चीजों को पहले ही बता देते थे। साथ ही दयाबाई और सहजोबाई इनकी मुख्य क्या थी, शिष्याई थी, जिनकी रचना, यानी दयाबाई और सहजोबाई की रचनाओं में इनके मीरा के विष पान करने का भी उल्लेख मिलता है। तो ये थे अपने चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो कहां पे हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल, राजस्थान में किशनगढ़, जयसमंद, उदयपुर और नाथद्वारा। कहां पे हो जाएगा अपना वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल, ये हो जाएगा अपना नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है, ये नाथद्वारा पड़ता है अपने राजसमंद में, राजसमंद में नाथद्वारा पड़ता है। और ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे अपने वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे एक विठलाचार्य। विठलाचार्य ने एक मंडली बनाई थी जिसका क्या नाम था, अष्टचाप। अष्टचाप किससे संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से। और अष्टचाप में कितने कवि थे, 8 कवि थे। कितने कवि थे, 8, जिसमें जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, ये ऐसे 8 कवि थे। साथ ही ये जो सूरदास थे, इनकी मृत्यु पर विठलाचार्य ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जात जाते जिको कछु लेना है सो ले ले, ऐसा कहा था। और इस संप्रदाय की विशेषता है कि इसमें मंदिर को क्या कहते हैं, हवेली। मंदिर को क्या कहते हैं, हवेली। और दर्शन को क्या कहते हैं, दर्शन को कहते हैं झांकी। दर्शन को कहते हैं झांकी। और करपा को क्या कहते हैं, करपा को कहते हैं पुष्टि। और इसमें कृष्ण के विविध रूपों की सेवा की जाती है, यानी विविध रूपों की सेवा की जाती है। और इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये था वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और इनकी प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पे है, धार्मिक स्थल कहाँ पे है, नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है शिला देवी से, बाण माता से, करणी माता से और केला देवी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी से। तो सभी को आता है लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं, केला देवी के मेले में। तो ये केला देवी के कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अपने करौली में त्रिकूट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। किसका, केला देवी का। कहाँ पे, त्रिकूट पर्वत पर। साथ ही इस प्रांगण में, इसके मंदिर के प्रांगण में गणेश और भैरव जी की मूर्तियां लगी, जिनको क्या कहते हैं, लांगुरिया। और भक्त लोग इनकी आराधना में जो गीत गाते हैं उनको लांगुरिया गीत कहते हैं। और इन पर यहाँ पे भव्य मेला भरता है,
किनका? केला देवी का। भव्य मेला ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है? ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को। साथ ही केला देवी के मेले में क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। तो अपना राइट आंसर हो गया केला देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? हाथी महोत्सव, ऐसे राजस्थान में बहुत सारे महोत्सव है, उनमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? उदयपुर, कोटा, अलवर या जयपुर। तो कहाँ हो जाएगा हाथी महोत्सव? ये हो जाएगा अपना जयपुर। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। और ये कब होता है? ये होता है मार्च के महीने में। कौन से महीने में? मार्च के। और मार्च के महीने में क्या आता है? फाल्गुन। फाल्गुन, और फाल्गुन में हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर भी देना। यह है कि पतंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? कि पतंग महोत्सव राजस्थान में कहाँ पे मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, कर्नल जेम्स टॉड ने और जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। तो इसका राइट आंसर हो गया जॉर्ज इब्राहिम। भाषा पर काम करने वाले कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। सबसे ज्यादा भाषा पर काम किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। भाषाओं का वर्गीकरण इन्हीं ने किया था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो कब लिखी थी? ये लिखी थी 1912 में, जिनमें इन्होंने भाषाओं पर काफी विवेचन किया है। और इसी पुस्तक में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रथम बार स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया था। किन्होंने? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेराड़ी, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? क्वेश्चन क्या पूछा है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? क्षेत्र बताना है। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी और शाहपुरा। तो ये शाहपुरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भीलवाड़ा। और खेराड़ी बोली का क्षेत्र हो जाएगा अपना बूंदी, शाहपुरा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? क्योंकि जो खेराड़ी बोली है ये तीन भाषाओं की मिश्रण से बनी है। और तीन भाषा कौन कौन सी है? एक तो है मेवाड़ी, और एक है ढूंढाड़ी, और एक है हाडोती। कौन कौन सी है? मेवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती। तो बराबर में क्या हो जाएगा? इनसे, इनके मिश्रण से क्या बनी है? खेराड़ी। तो ये एक ट्रिक हो गई, जैसे MDH बराबर के, यानी MDH खाओ। तो ये ट्रिक हो गई कि खेराड़ी बोली कहाँ से संबंधित हो जाएगी? बूंदी और शाहपुरा से, जो कि तीन भाषाओं से बनी हुई मिश्रण है। तीन भाषाओं का मिश्रण है। कौन कौन सी है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती। इसकी ट्रिक हो गई MDH बराबर के, यानी MDH मसाला खाओ। ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। खेराड़ी कहाँ हो जाएगी? बूंदी, शाहपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? पद्मावत ये एक महाकाव्य है। राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी और विठल दास। तो ये महाकाव्य लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। कब लिखा गया था? ये 1540 में, जिस टाइम पे शेरशाह सूरी के काल में। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ये भक्ति काल के सूफी कवि है। कौन से काल के? भक्ति काल के सूफी कवि है। तो ये थे अपने मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका राइट आंसर हो गया सी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरतार बावनी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में, गजब का क्वेश्चन है ये, कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किरतार बावनी के लेखक का नाम बताना है। किशन हाडा, दूरसा हाडा, करनीदान और विजयदान देता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरसा हाडा। कौन थे दूरसा हाडा? ये दूरसा हाडा अकबर के दरबारी कवि थे। ये किनके? अकबर के। लेकिन एक किरतार बावनी में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने किरतार बावनी में लिखा है महाराणा प्रताप, प्रताप की शौर्य गाथा। इसलिए रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसकी शौर्य गाथा लिखी है? महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। और ये दूरसाडा, जबकि महाराणा प्रताप के विरोधी थे कौन? अकबर, उनके दरबारी कवि थे। और ये डिंगल के श्रेष्ठ कवि है। कौन? दूरसाडा। इसलिए इस रचना को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। किसकी रचना है किरतार बावनी? ये है दूरसाडा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राव जेठ शिरोचंद लेखक, राव जेठ शिरोचंद के लेखक कौन थे? कृपाराम, GH ओझा, बांकीदास और बीटू सुजा। तो राव जेठ सिंह छंद के लेखक कौन हो जाएंगे? बीटू सुजा, बीटू सुजा। ये बीटू सुजा किसके लेखक हो जाएंगे? राव जेठ सिंह छंद के। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रवरदाय, पृथ्वीराज चौहान, नयन चंद्रसूरी, जयानक भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयानक भट्ट। कौन हो जाएंगे? जयानक भट्ट। यह पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया जयानक भट्ट। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की क्लास और कमेंट जरूर करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।